हेलो एवरीवन। पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम पॉलिटी क्लास में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तथ्यात्मक प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक जो आपके स्टेट पीसीएस है, ठीक है, स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो बिहार का हो, एमपी पीसीएस का हो और यूपी पीसीएस का हो, इन सब में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है, तथ्यात्मक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने कौन कौन से क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। डियर फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो अभी मैं इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं हम आपके साथ में। इससे पहले क्वेश्चन जो है दूसरा वाला वो है, किस बाद में कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका भाग नहीं है, किसका, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बाद आया था सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख। तो देखिए, जितने भी आपके संविधान की व्याख्या करेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख एक बाद आता है, इंडी बेरोवरी का मामला कब आता है, 1960 में। सन भी याद रखेगा, हो सकता है कभी पूछे जाए कि इंड्रो बेरोवरी का मामला कब आया था। तो 1960 में इंड्रो बेरोवरी का मामला आया था। और इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस तरीके की जो आपकी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं है, केवल संविधान की एक ऐसे लिख दिया गया है, लेकिन संविधान का कोई भाग नहीं है। जब भाग नहीं है तो आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भाग ही नहीं है। ये कब कहा गया था, इंड्रे बेरोवरी के मामले में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बात में कहा गया, कौन सा बात था जिसमें संविधान की प्रस्तावना को उसका अंग नहीं माना गया था। तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए इंड्रे बेरोवरी का मामला कब आया था, 1960 ईस्वी में आया था। इसके बाद एक बात और आता है सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने खुद की एक पावर होती है कि वो अपने जो निर्णय देता है, और अगर सेम एक और बात आता है तो उसी को निर्णय को बदल सकता है। जैसे देखिए, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एक मामला आया था 1960 में, फिर दूसरा आता है 1973 में। लेकिन 1960 में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उद्देशिका को लेकर वो कुछ और था, लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उद्देशिका को लेकर वो क्या हो जाता है, अलग होता है। तो जब एक बाद और आता है 1973 में, उसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, क्या नाम था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 1960 में अपना निर्णय जो दिया था प्रस्तावना को लेकर, उसको बदल दिया। अब क्या कहा, यह कहा गया था कि जो भारत के संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान का अंग है। जब अंग है तब उसमें संशोधन किया जा सकता है, जब अंग नहीं माना गया था तो उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में यह कहा कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो संविधान का क्या है, अंग है, जब भाग है तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही आप देखेंगे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया गया था। आधारभूत ढांचे का, ये भी याद रखिएगा, कभी हो सकता है पूछा जा सके कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस बाद में दिया गया था। तो आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया था डियर फ्रेंड्स, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था। ये कब आया था, 1973 में आया था। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था। ये क्यों दिया था, जब आप देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो अमेंडमेंट क्या किया गया था कि उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था, तब उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कब जोड़े गए थे देखिएगा, 1976 में। और सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, 1973 में। 1973 में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो क्या नाम है, जो उद्देशिका है वो भारतीय संविधान का अंग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तब 1776 ईस्वी में एक 42वां संविधान संशोधन आता है जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। और प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल किए जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपके शब्द की संख्या पूछी जाए कि कितने शब्द जोड़े गए थे, तो आप देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। वैसे तो ये 4 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन आप तो 4 शब्द हैं, आप 4 शब्दों को नहीं बताएंगे, 4 शब्दों को नहीं बताएंगे, आप उसमें बताएंगे 3 शब्दों को। ठीक है, देखिए, और को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये कंजक्शन वर्ड होते हैं, क्योंकि एक शब्द या 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या वाक्य को जोड़ते हैं। तो ये आपके शब्द हम और को नहीं काउंट करते हैं, केवल 3 ही शब्द अगर आपके विकल्प में आते हैं तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। वैसे और को भी लिखा गया है, लेकिन जब पूछा जाए कि 1 जोड़े गए थे, 2 जोड़े गए थे या 3 जोड़े गए थे या 4 जोड़े गए थे, तो वैसे आप देखेंगे कि किसी को याद होगा तो वो कहेगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
4 जोड़े गए तो 4 पे टिक कर देगा, तो 4 पे टिक नहीं करना है, किस पे करना है, 3 पे टिक करना है। क्लियर यहाँ तक। तो जब ये 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, तभी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आधारभूत ढांचा, इसी को देख के उसी टाइम कहा दिया था कि आप आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप परिवर्तन करिए, संविदा उद्देशिका में परिवर्तन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको जो आधारभूत ढांचा है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई आधारभूत ढांचा आखिर क्या है, हम क्या नहीं बदल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देखेंगे, लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये सब क्या है, भारतीय संविधान के उद्देशिका के आधारभूत तत्व है। अगर आप सपोज करो, आप गणतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी पंथ निरपेक्ष, अगर आप पंथ निरपेक्ष को ही हटा दें और आप संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर दें कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उद्देशिका में, ठीक है, आप देखेंगे जो उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं उद्देशिका में और आप पंथ निरपेक्ष शब्द को ही हटा देते हैं, तो यह तो आधारभूत ढांचे के विपरीत होगा। ठीक है, तो हम इसको अमान्य घोषित कर सकते हैं, ऐसे कहा गया था। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि और भी समय समय पे हम इसकी व्याख्या करते रहेंगे कि आधारभूत ढांचे में कौन कौन से तत्व आते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था। क्लियर यहाँ तक। तो उद्देशिका के बारे में सही से हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें ये शब्द सब शामिल हैं। तो प्रियम्बल को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक संकल्प है। आप याद रखना इसको, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आई होप कि पूछा, मुझे पता है लगभग ये पूछा भी गया, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है। ठीक है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, संकल्प है। ठीक है, संकल्प लिया गया था किसके द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान सभा जो थी उसके द्वारा। ठीक है, तो एक तरीके से हम कहेंगे भारतीय जनता के द्वारा कि हम व्यक्ति की या भारत के नागरिकों की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो शब्द लिखे हैं तो वो एक संकल्पना के रूप में है, इसको आप याद रखना। ठीक है, प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है। तो उद्देश्य क्या होगा, जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना के उद्देश्य क्या होगा और प्रस्तावना का आदर्श क्या होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का, वो प्रस्तावना कि इनको क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, देश की एकता, ये सब क्या है, जो प्रियम्बल है उसके क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, में कहाँ की गई है, तो मूल अधिकार में आप देखेंगे हमें ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, बोलने की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, मूल अधिकार में। और कहाँ व्यक्त की गई है, मूल कर्तव्य में। और नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें प्रस्तावना में वर्णित जो उद्देश्य हैं और आदर्श हैं उनको जो उल्लेख किया गया है वो मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में या मूल कर्तव्य में। और इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख जो है वो किया गया है। तो जब भी अगर क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो आपको आंसर जो देना है वो यही देना है कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या नीति निर्देशक सिद्धांतों में इनका उल्लेख जो है, आदर्शों और उद्देश्यों का उल्लेख किसमें किया गया है, प्रस्तावना के जो आदर्श हैं और उद्देश्य है इनका जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्लियर यहाँ तक। उद्देशिका के अनुसार भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है। अच्छा, इसका आंसर नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, बाकी का मैंने ये समझा दिया तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो किसमें है, यहाँ पर जनता में। ठीक है, जो भारत की जनता है, भारत की जनता में। तो उद्देशिका के अनुसार, ठीक है, सारी जितने भी हम अभी बात डिस्कस कर रहे हैं वो उद्देशिका को लेकर ही कर रहे हैं। तो उद्देशिका के अनुसार भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें आपकी निहित है। ठीक है, तो किसमें निहित है, भारत की जनता में। जैसे ही प्रियम्बल की या उद्देशिका की शुरुआत होती है तो किस होंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इस तरीके की जो प्रियम्बल है वो बताई गई है। तो आप क्या आंसर होना चाहिए इसका कि उद्देशिका के अनुसार भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है, भारत की जनता में। ठीक है, और ये हम सब अभी देखिए
अगर आप जाके देखें अभी लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है। हम भारत की जनता, अगर हम चुनाव जाते हैं, किसी को प्रतिनिधि हम चुन देते हैं, मंत्री हैं, ठीक है, या गांव के जो प्रधान होते हैं, उनसे अभी भारत की जनता बहुत डर के रहती है। मैंने खुद ही महसूस किया है इस चीजों को। तो क्योंकि अभी उनको इस बारे में नहीं पता है, ठीक है, कि हमें कि भारत के संविधान में हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, आखिर हम हैं कौन, जो हम लोग वोट देने जाते हैं, हम आखिर हैं कौन, ये सब नहीं पता है अभी भारत की जनता को। इसलिए हमारे भारत का विकास देख रहे हैं किस कंडीशन में है। एक को सोचकर देखिए, मैं सोच रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ एक एनजीओ बनाने की, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगा, एनजीओ के हिसाब से कि जो गाँव में जाकर लोगों को इन सारी बातों के बारे में जागरूक करने के बारे में, ठीक है। जब मैं बना लूंगा तो एक वीडियो आपको बना के मैं बता दूंगा, अभी इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सोच रहा हूँ इस बारे में, ठीक है। तो किसमें नीति होती है, भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, जो आप है कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, तो यही पूछा गया है कि जो उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उस शब्द का अर्थ क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, उस शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अब सर्वोच्च शक्ति का मतलब यह है कि भाई ऐसा कोई भी देश जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, तब हम कहते हैं वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा कि वह देश, या तो आप ये होगा, ये ऑप्शन हो कि सर्वोच्च शक्ति, ठीक है, जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो डियर फ्रेंड्स, आंतरिक और बाहरी निर्णय क्या होते हैं, ठीक है, तो मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। आंतरिक और बाहरी निर्णय, देखिए आंतरिक, अगर हम आंतरिक निर्णय की बात करें और हम बाहरी निर्णय की बात करें, ठीक है, तो आंतरिक निर्णय की बात में यह आएगा कि हम कोई भी नियम कानून किस तरीके से बनाएंगे, कोई हम नीति कैसे बनाएंगे, गरीबों का हम विकास कैसे करेंगे, गरीबों के विकास के लिए हम क्या नीति बनाएंगे, तो ये हमारे आंतरिक होते हैं। देखिए, आतंकवाद से कैसे हम निपटेंगे, आतंकवाद से हमें कैसे निपटना है, ये नीति कौन बनाएगा, भैया हमारा आंतरिक मामला है, ठीक है। हम भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे, ये सरकार का आंतरिक मामला है। भ्रष्टाचार पे कई नीति बना सकती है, ये सरकार का आंतरिक मामला कहलाता है, ठीक है। और जैसे कि अभी 3 तलाक जो था, ठीक है, 3 तलाक है, या फिर भूमि अधिग्रहण जैसे कई नियम कानून बनाए जाते हैं, तो ये सब हमारे आंतरिक मुद्दे कहलाते हैं। पुलिस व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की पुलिस व्यवस्था काम करेगी, वो सब किस में आता है डियर फ्रेंड्स, वो हमारे आंतरिक व्यवस्था में आता है। अब बाहरी व्यवस्था में क्या आता है, देखिए बाहरी व्यवस्था में क्या आता है कि जो हमारा भारत देश है, वो बाहरी निर्णय लेने के लिए, बाहरी निर्णय का क्या मतलब होता है, जब आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसको हम आईआर नाम देते हैं, ठीक है। आईआर में आप क्या पढ़ते हैं कि भाई भारत क्या है, जापान है, तो जापान या फिर यूएसए ले ले, इसके बाद में हम देते हैं चीन, ठीक है। तो भारत जापान से किस तरीके का रिलेशन बनाएगा, संबंध रखेगा, या यूएसए से किस प्रकार के संबंध रखेगा, या फिर चीन से किस प्रकार के संबंध को बनाएगा, ये सब निर्णय कौन लेता है, भारत निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। वो चीन से रिश्ते बनाने के लिए जापान से पूछ नहीं जाता कि भाई जापान आप मुझे कुछ राय दीजिए कि मैं चीन के साथ में किस तरीके से निर्णय बनाऊं। ये सपोज करो भारत ने कोई निर्णय बना भी लिया चीन के साथ में, तो जापान आए डंडा दिखाए कि भाई इस रिलेशन को आप खत्म कीजिए, ऐसा नहीं है। भारत की मर्जी है, भारत चाहे तो पाकिस्तान के साथ में संबंध बना सकता है, नहीं भी बना सकता है। व्यापार संबंध को तोड़े, व्यापार संबंध बनाए रखे, नहीं बनाना है, वो कौन डिसाइड करता है, भारत डिसाइड करता है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक जो किया गया था भारत के द्वारा पाकिस्तान पर, तो सर्जिकल स्ट्राइक करते समय भारत यूएसए से, जापान से पूछने नहीं गया था, ठीक है, या फिर ब्रिटेन से पूछने नहीं गया था कि भाई बताइए ब्रिटेन, आपने हमारे पर शासन भी किया था और बताइए कि हम पाकिस्तान पे मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करें नहीं करें। दिन डिसाइड हुआ कैबिनेट में, और फिर क्या हुआ, जब जिस दिन के हिसाब से जो डिसाइड हुआ उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई। तो भारत जो है अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो क्यों स्वतंत्र है, क्योंकि भारत, हम देखेंगे प्रस्तावना हम पढ़ते हैं कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाते हैं। कौन बनाता है, भारत की जनता। अब भारतीय जनता एक हो गई है। पहले आप देखेंगे जब मतलब अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे सब, मैंने बताया भी था कि सभी लोग क्षेत्रीय हिसाब से अपने मुद्दों को लेकर लड़ाई करते थे। तो अब भारतीय जनता एक होकर, एक भारत को एक माला में पिरोकर क्या कहती है कि हम पूरे भारत को क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। जो हमारे बाहरी और आंतरिक निर्णय लेने के लिए भारत क्या होगा, स्वतंत्र होगा। अब भारत क्या है, एक राज्य है, मैंने कहा था, और राज्य क्या है, एक अमूर्त संस्था है। अब चलिए थोड़ा डिस्कस डिटेल में कर देते हैं। राज्य क्या है, एक अमूर्त संस्था है, ठीक है, क्या है, अमूर्त संस्था है। और जो राज्य को चलाता है कौन, सरकार, ठीक है। तो सरकार क्या होती है, सरकार जो है वो राज्य का क्या है, मूर्त रूप है। जो सरकार है वो राज्य का क्या है, मूर्त रूप है। तो ये, तो अब जो सरकार जो है ये सरकारी निर्णय लेती है। सरकार आखिर क्या है, राज्य है,
क्यों? राज्य का मूर्त रूप कौन है? सरकार है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे आप फिलोसफी में पढ़ते हैं कि ब्रह्म क्या है? आत्मा। आत्मा किसका अंश है? ब्रह्मा का अंश है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि ब्रह्मा हर किसी में निवास करता है। वो फिलोसफी की बात होती है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राज्य है यानी कि सरकार है, वो हमारे आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो ये काफी मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, प्री और मेंस में एक तरफ हम चले गए, तो बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले विश्व में, वर्ल्ड में सबसे पहले जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना था। अब भाई पंथ निरपेक्ष का नहीं लिखा गया ना क्वेश्चन, चलिए मैं बता देता हूँ। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो कोई भी देश है वो किसी एक देश को साथ लेकर नहीं चलेगा, किसी एक देश को वरीयता नहीं देगा। उसके लिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय क्या हैं? बराबर बराबर हैं। किसी को ज्यादा वरीयता नहीं देगा या किसी के उत्थान में ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। तो वही कहलाता है पंथ निरपेक्ष। जो पंथ है, ठीक है, जो धर्म संप्रदाय है, उससे निरपेक्ष, दूर है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर सहयोग करेगा तो बराबर बराबर सबको देखेगा, एक नजर से किसी को ज्यादा या कम करके नहीं देखेगा। तो सबसे पहले जो विश्व में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनता है वो बनता है आपका यूएसए। पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे पहले विश्व में, हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं ना, पता भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पंथ निरपेक्ष बना था वो यूएसए बना था, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? देखिए राज्य का मैंने आपको बताया था कि पहली क्लास में मैंने आपको डिस्कस कर लिया था और शायद मैंने दूसरे चैनल पे किया होगा अपना। अच्छा, मेरा दूसरा भी चैनल है डियर फ्रेंड्स, वहां पर मैं मेंस आंसर राइटिंग को कराता हूँ डेली करंट अफेयर पे। तो आप सर्च किएगा मेंस आंसर राइटिंग बाय उमेश कुमार, कोचिंग का नाम, चैनल का नाम होगा ISPCS फ्री ऑनलाइन कोचिंग करके, तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो क्या है कि क्या पूछा गया था, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो राज्य होते हैं, राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक तो भाई सबसे पहले क्या होनी चाहिए? उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए भैया? भू क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? भू क्षेत्र। ये निश्चित निश्चित आकार भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। भू क्षेत्र, जनसंख्या, भू क्षेत्र और सरकार। इसके बाद एक तत्व जो होता है संप्रभु, संप्रभु होना। संप्रभु कौन होगी? सरकार होगी। तो देखिए जनसंख्या, जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर एक भारत देश बना देता हूँ, भारत बना देता हूँ और यहाँ पर एक राज्य ले लेता हूँ, कोई सा भी, मैंने मध्य प्रदेश या बिहार कोई सा भी हमने राज्य ले लिया, तो देखिए अगर हम इस राज्य की बाउंड्री है, माना हम ये क्या है, बाउंड्री है, तो यहाँ पर जनसंख्या भी होगी ना। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, जनसंख्या भी है, तो भाई ये भी एक पूरी कंप्लीट करता है। भू क्षेत्र भी है, एक निश्चित भू क्षेत्र भी है, सरकार भी है, प्रांत की सरकारें भी होती है, हमारी राज्य सरकारें, लेकिन वो संप्रभु नहीं है। मैंने इसको डिस्कस किया था कि अगर मध्य प्रदेश है, MP है, अगर ये श्रीलंका से संबंध बनाना चाहेगा तो नहीं बना सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो MP है वो संप्रभु नहीं है। तो राज्य का जो सबसे प्रमुख तत्व है वो क्या है? संप्रभु है। यही आपको आंसर देना है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो डियर फ्रेंड, राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो संप्रभुता होता है। और यूपीपीएससी प्री में ये आपके 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीएससी प्री में, ठीक है, कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उठा के क्वेश्चन पेपर देखिएगा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है, ठीक है। अगर इनके पास संप्रभु होगा तो MP भी एक राज्य बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा, देश बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सब भारत एक क्या है, संघ है, और भारत को ही ये संप्रभु शक्ति दी गई है। भारत को के पास ही क्या है, संप्रभु शक्ति है, ना कि उनके राज्य को। तो राज्य का मतलब, यहाँ हम राज्य बोल रहे हैं, लेकिन जब हम राजनीति विज्ञान भाषा में बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे MP, बिहार, ठीक है, और UP, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ये सब जो हैं ये हमारे प्रांत हैं, ठीक है। वैसे हम बोलचाल में बोल देते हैं कि राज्य है हमारे। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, जो भारत है ना, भारत एक है, तो इसका अर्थ क्या है? तो भारत क्या है? गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक है, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। कैसा होगा? निर्वाचित होगा, ठीक है। इसको आप याद रखना कि जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई गणतंत्र का मीनिंग क्या है। तो जो गणतंत्र है, गणतंत्र का मीनिंग यह है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा आपका? वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। कैसा होगा? निर्वाचित होगा। कैसा होगा? निर्वाचित होगा, ठीक है। तो निर्वाचित कौन करेगा? भाई भारत के नागरिक करेंगे। कौन करेगा निर्वाचित? भारत के नागरिक करेंगे। कहा गया हमारे संविधान में कि वो लोग करेंगे जो 18 वर्ष के हैं, जो 18 वर्ष के हैं वो लोग क्या करेंगे? निर्वाचित करेंगे। वंशानुगत नहीं होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसका निर्वाचित होंगे। कौन करेगा? नागरिक करेंगे। कौन से नागरिक करेंगे? जो 18 वर्ष के होंगे। नागरिक किसको कहते हैं? जब नागरिक वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
तो ये हम डिस्कस कर लिया हमने। तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। जब हम देखते हैं प्रस्तावना पढ़ते हैं तो लास्ट में आता है आज एतद द्वारा हम 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। देखिए अंगीकृत का मतलब होता है हमने स्वीकार करना, अंगीकृत का हमने स्वीकार कर लिया, अधिनियमित का मतलब होता है लागू कर दिया और आत्मार्पित का मतलब होता है हमने देश को सौंप दिया। ये पूछा जाए कभी भी कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, तो 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत मतलब हमने अपनाया था और अधिनियमित का मतलब हमने लागू किया था, आत्मार्पित का मतलब हमने देश को सौंप दिया था। किसने? संविधान सभा ने। ठीक है, तो कब हुआ था? 26 नवंबर सन 1949 को। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान करती है, तो विचार की स्वतंत्रता, ठीक है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार का मतलब हम कोई विचार दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से विचार किसी भी पार्टी के द्वारा किसी पार्टी के लिए या देश के लिए, ठीक है, देते रहते हैं। काफी ऐसे लोग आते हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जो अपने अपने विचार रखते हैं। कोई नहीं, लोकतंत्र है, हमें स्वतंत्रता दी गई अपने विचारों को सबके सामने रखने के लिए। ठीक है, फिर है अव्यक्ति। अव्यक्ति का मतलब होता है अपना मत प्रकट करना। क्या करना? अपना मत प्रकट करना। जैसे अभी किसी विधायिका के द्वारा कोई ऐसा नियम या कानून बनाया गया तो उस पर हमें बोलना, हमें अपना मत देने का अधिकार है। हम कह सकते हैं कि सपोज करो कि विधायिका ने एक नाम का कोई कानून बनाया, तो हम भारत की जनता हैं, हम इस पर बोल सकते हैं कि जो कानून बनाया गया है वो सही है कि गलत है, इस पर अपना मत रख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई कानून आता है तो उस पर चर्चा होती है, प्रेस वाले चर्चा करते हैं कि लोगों से पूछते हैं कि अपना मत बताइए, सही है कि गलत है। तो इस तरीके से हम अपना मत व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर है विश्वास। विश्वास का मतलब हम किसी पे अपने विश्वास कर सकते हैं, हमें कोई किसी धर्म पे, किसी पे, और जिस तरीके से हम जो हमारे रिलीजन है, धर्म है, वो हमें विश्वास करने की स्वतंत्रता है, जिसका मान है उस पर कीजिए। धर्म अपनाने के चाहे कोई अगर हिंदू है तो वो मुस्लिम धर्म को अपना सकता है, मुस्लिम है तो हिंदू धर्म को अपना सकता है, सिख ईसाई कोई भी धर्म आपस में अपना सकते हैं। इसकी हमें स्वतंत्रता भारतीय संविधान यानी कि भारतीय प्रस्तावना हमें प्रदान करती है। इसके साथ ही इन्हीं को क्या है, देखिए ये सब क्या है भारतीय संविधान में आदर्श है, ठीक है, इनके उद्देश्य हैं और यही क्या है फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे कि ये विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना, ये सब कहाँ पर है? फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं। जब हम फंडामेंटल करेंगे, राइट पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उपासना का मतलब यह है कि अगर हमारा हिंदू धर्म है तो भाई हिंदू धर्म को मैं जैसे चाहूँ उसकी उपासना कर सकता हूँ। हिंदू में कुछ देवी देवता होते हैं, ठीक है, तो मेरी मर्जी है कि मैं जिस तरीके से चाहूँ देवी देवताओं की मैं उपासना कर सकता हूँ। भाई मैं सुबह पूजा कर सकता हूँ, शाम को कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, तो ये सभी राइट क्या दिए गए हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना है हमें प्रदान करती है भारतीय संविधान, और ये सभी हमें फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने पॉलिटी क्लास में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमने उसको डिस्कस किया था। और दूसरी फ्रेंड लास्ट में अगर आप लोग कुछ लास्ट से देख रहे हैं तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस बीच में कहीं कोई आपको लग रहा हो कि कहीं मिस्टेक है, क्योंकि मैं भी यहाँ भी की तरह हूँ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आप भी कर रहे हैं, मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, बस आप टाइम मिलता है तो आप लोगों के साथ में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो कई प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिए। और इसके साथ में मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, हम सभी फ्रेंडों का, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बनाता हूँ, वैसे मैं सोशल मीडिया का बहुत कम यूज करता हूँ। और ये फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उसको हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन तभी जब मैं जिस आप साथ में डिस्कस कर रहा हूँ अगर वो आपको पसंद आ रहा हो, कुछ लग रहा हो कि काम की बातें इसमें डिस्कस हो रही हैं, तभी फालतू का अदरवाइज अगर आपको लग रहा हो टाइम पास करने आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी की। थैंक यू।